जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन यानी कि जनन की वीडियो नंबर 2। अब तक हमने द्विविखंडन और क्या कहते बहुविखंडन प्रक्रिया पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन, ठीक है, बुडिंग मेथड, मुकुलन, ठीक है। मुकुलन क्या है? एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा। अलैंगिक जनन की इस विधि में पैतृक जीव के शरीर में एक उभार बन जाता है जो पैतृक जीव के साथ वृद्धि करता है। इस उभार को मुकुलन कहते हैं तथा जब यह पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तब इसे अलग हो जाता है। तो ये एक पैतृक जीव है, ठीक है। ये कुछ बड़ा हुआ, फिर इससे एक पैतृक जीव निकला ये। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में जो होगा, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये इससे अलग हो गया। सही, इसे काट के दबा दिया ना, दबा के फिर ये निकल आया, दाब लगा के, उसी को कहते हैं मुकुलन विधि, ठीक है। ये अलैंगिक जनन है। अब देखिए पादपों में लैंगिक जनन। अब पढ़ेंगे पादपों में लैंगिक जनन, पॉलिनेशन मतलब परागण। पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ेंगे परागण मतलब पॉलिनेशन। किसी पुरुष की पराग कोशों से पराग कणों का उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, ठीक है। किसी पुरुष की पराग कोशों के पराग कणों का उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन स्वपराग और परपराग, ठीक है। स्वपराग और परपराग। पहले देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपराग की। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन किसी एक पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। किसी एक पुष्प के पराग कोश से उसी पुरुष के वर्तिकाग्र मतलब वही पुष्प उसी के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्वपराग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परपराग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? किसी एक पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प मतलब स्वपराग स्वयं के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के पराग कणों के स्थानांतरण से होता है, ठीक है। स्वयं में ही होता है। और क्या कहते हैं? और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब परपराग में किसी एक पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। मतलब स्वपराग सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब पुष्प की परपराग की प्रक्रिया मतलब उसी के पुरुषतम परपराग से ही होगा, मगर उसी में होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में होगा मतलब उसी जाति के दूसरे पुरुष पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परपराग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। मोडेस यानी कि आप टाइप कह लो मोडेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन परपराग की विधियाँ या फिर विधियाँ कह लो या फिर प्रकार कह लो, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 कैसे होता है, इसकी विधियाँ क्या क्या हैं? क्रॉस पॉलिनेशन ही हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, ठीक है। इसकी 4 विधियाँ हैं। हवा के द्वारा
जल के द्वारा, कीटों के द्वारा और पक्षियों के द्वारा। अब देखिए जंतुओं में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन। देखिए पहले देखिए मनुष्य नर युग्मक या फिर मादा युग्मक, शुक्राणु अंडाणु। मनुष्य नर युग्मक, मादा युग्मक और शुक्राणु और अंडाणु। इस विधि को निषेचन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में इस विधि को निषेचन कहते हैं। जंतुओं के अलैंगिक जनन में इस विधि को निषेचन कहते हैं। अब देखिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के प्रकार, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर। ठीक है, मादा शरीर के अंदर एग्जाम्पल है माधव। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, और मादा शरीर मतलब मानव होगा, एग्जाम्पल होगा मानव। ठीक है, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, मतलब बाहरी निषेचन, बाहरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे एग्जाम्पल मेढक, फ्रॉग यानी कि मेढक। देखिए आंतरिक निषेचन मानव में होता है, और क्या कहते हैं बाह्य निषेचन मेढक में होता है। आंतरिक निषेचन होता है क्या कहते हैं मानव में, और बाह्य निषेचन होता है मेढक में। नेक्स्ट देखिए अनिषेचन जनन यानी पैथ्रोनोजेनस। ठीक है, देखिए क्या है, अनिषेचित अंडे से नए जीव के उत्पत्ति होने की प्रक्रिया को अनिषेचन जनन कहा जाता है। ये अनिषेचक जनन क्या है? अनिषेचित अंडे से नए जीव के उत्पत्ति होने की प्रक्रिया को अनिषेचक जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल एफिड मक्खी। ठीक है, अनिषेचक जनन होता है एफिड मक्खी में होता है अनिषेचक जनन। नेक्स्ट देखिए क्या है, मनुष्य में नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक मादा युग्मक में होता है निषेचन, और फिर निषेचन में ही होता है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज होता है। देखिए युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है। ठीक है, फिर संपूर्ण शरीर। मादा में मनुष्य में जनन मतलब युग्मनज बनते हैं पहले, फिर भ्रूण बनता है, फिर बनता है संपूर्ण शरीर। नेक्स्ट देखिए रीजनरेशन या फिर फ्रैगमेंटेशन मतलब पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन। अलैंगिक जनन की इस विधि में यदि पैतृक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में बट जाए तो प्रत्येक खंड से नए जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब रीजेनरेशन में क्या है, अलैंगिक जनन की इस विधि में यदि पैतृक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में बट जाए तो प्रत्येक खंड से नए जीव की उत्पत्ति होती है। रीजनरेशन इज हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा है ये। देखिए हाइड्रा है, इसके 3 भाग कर दिए, और हर भाग से एक न्यू हाइड्रा बन गया। ठीक है, 3 भाग करके इन्हें लगा दिया, और ये अलग अलग करके 3 हाइड्रा के पेड़ बन गए। ठीक है, इसे कहते हैं पुनर्जनन। नेक्स्ट देखिए स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है,
स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है? देखिए ये था, देखो रिजोब्स कवक, रिबोज कवक था, और ये है जीवाणु धानी। इसमें है जी जीवाणु धानी, ठीक है, जीवाणु धनी। अब इससे ही एक और बन गया जे, मतलब जब इसका पुष्प पक जाता है फिर ये फूट के नीचे गिर जाता है, उसके बाद में नया 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 पैतृक जीव और एक बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं बीजाणु जनन। नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायकी प्रबंधन। कायकी प्रबंधन क्या है? कायकी प्रबंधन, कायकी प्रबंधन में क्या है? पादपों में। कायकी प्रबंधन होता है पादपों में। कायकी प्रबंधन किस में होता है? पादपों में होता है। कटिंग, कर्तन के द्वारा। कटिंग यानी कर्तन के द्वारा, जड़, तना और शाखा, ठीक है। कायती प्रबंधन होता है पादपों में कटिंग के द्वारा। कर्तन जैसे जड़, तना, शाखा आदि को काट के बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल गुलाब, मनी प्लांट, अंगूर, गन्ना आदि। इनके छोटे छोटे टुकड़ों को हम ज़मीन में लगा देते हैं और ये एक पूर्ण पैतृक जीव बन जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कायकी प्रबंधन। गुलाबों में कैसा प्रबंधन होता है? तो कायकी प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दाब लगाना, लेयरिंग। दाब लगाना क्या है? एक ये जैसे पौधा था, फिर हमने इसकी एक टहनी को पेड़ में ज़मीन में दबा दिया, फिर ज़मीन में दबाने के बाद ये एक पुष्प पेड़ बन जाता है। फिर इसे अलग कर देते हैं पहले वाले पेड़ से और एक नया पौधा बन जाता है। कायकी प्रबंधन की इस विधि में पैतृक पौधे के किसी एक डाल को झुकाकर मिट्टी के नीचे, देखिए किसी डाल को झुकाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया है। मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। इसे इस प्रकार दबाया जाता है कि इसका कुछ भाग मिट्टी की सतह से ऊपर रहे और कुछ समय बाद जब दबे हुए भाग से जड़ों का विकास हो जाता है तो इसे पैतृक पौधे से अलग करके किसी अन्य स्थान पर रोप दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नींबू, अमरूद आदि। अभी हमने पीछे चित्र में देखा ही था किस तरह से रोप रहे थे, अलग इसमें से काट के। एग्जाम्पल जैसे नींबू के पेड़ को, उसकी टहनी को जड़ मिट्टी में दबा दें और वो इसे काट के अलग लगा दें कुछ समय के पश्चात, तो एक नया पेड़ बन जाता है। ऐसे ही अमरूद में होता है, ठीक है। अब देखिए कलम लगाना, ग्राफ्टिंग। कलम लगाना देखिए जैसे एक ए पौधा है, एक बी पौधा है, ठीक है। यह है निचला भाग, इसे स्टॉक कहते हैं, और यह है ऊपरी भाग। इनको जोड़ दें किसी को, मतलब सी पौधा बनाना है, ए का है निचला भाग और बी का है ऊपरी भाग। इनको जोड़ के और चिपका दें तो ये भी बन जाते हैं। इसे कहते हैं कलम लगाना। देखिए कैसे है। सेक्सुअल रेप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रेप्रोडक्शन क्या है? लैंगिक जनन। ये हो गया कलम लगाना, ठीक है। कलम लगाने में एक का तना और एक की जब फुंची लेके उसे सही से चिपका के और उसे एक टेप से गोल गोल मतलब दबा दें, जिससे कि वहाँ कोई एयर ना पहुँचे, जिससे कि एक सी पौधे का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो अलग अलग अर्थात नरलिंग कोशिका तथा मादालिंग कोशिका की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो अलग अलग अर्थात नरलिंग कोशिका तथा मादालिंग कोशिका की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है।
लिंग कोशिका अथवा युग्मक, लिंग कोशिका अथवा युग्मक। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पादपों में लैंगिक जनन। सॉरी, ये अगले पेज पे है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर जनन तंत्र। अलैंगिक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन अगले पेज पे है। ठीक है, अभी हम इस पे पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। नर युग्मक या शुक्राणु, नर जनन को नर युग्मक और शुक्राणु। ठीक है, नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वृषण और क्या है, अधिवृषण। ठीक, वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनियाँ हैं, शुक्राशय है, प्रोटेस्टे ग्रंथियाँ हैं, काउपर ग्रंथि है और शिशन है। ठीक है, ये सात अंग होते हैं जो नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, मतलब भाग लेते हैं। ठीक है, वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनियाँ हैं, शुक्राशय है, प्रोटेस्टे ग्रंथियाँ हैं और काउपर ग्रंथि है और शिशन है। ठीक है, नंबर 1 देखिए, टेस्टेस जिसे कहते हैं वृषण। टेस्टेस देखिए, यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग होता है। ये टेस्टेस मतलब वृषण, यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, टेस्टेस के बारे में पढ़ रहे हैं, वृषण के बारे में। यह एक थैली नुमा संरचना में स्थित होता है, यह एक थैली नुमा संरचना में स्थित होता है। इसे विल्सन कोश कहा जाता है, जिसे विल्सन कोश कहा जाता है। मतलब विल्सन एक थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसमें वो स्थित होते हैं उसे विल्सन कोश कहा जाता है। प्रत्येक नर में विल्सन की संख्या एक जोड़ी होती है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक नर में विल्सन की संख्या एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी विल्सन की संख्या पाई जाती है नर में। ठीक है, यह शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के आंतरिक तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब जो विल्सन होते हैं जिस शरीर के तापमान से 1 से 3 कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नर के शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, यह शरीर के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के आंतरिक तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, विल्सन का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण तथा नरलिंग हार्मोन्स अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्रावण है। ठीक है, विल्सन का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, विल्सन का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण तथा नरलिंग हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण है। ठीक है, एक स्खलन में शुक्राणुओं की मात्रा, एक स्खलन में शुक्राणुओं की मात्रा 2.5 से 3.5 ml है। ठीक है, एक स्खलन में शुक्राणुओं की मात्रा 2.5 से 3.5 ml है, मिलियन है या फिर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पहले पढ़ा था विल्सन। ठीक है, आप पढ़ेंगे अधिवृषण। ठीक है, एपिडेमिस पढ़ेंगे अब। ठीक है, अधिवृषण के बारे में, अधिवृषण एपिडेमिस, यह नर जनन तंत्र का यह भाग शुक्राणुओं के अस्थायी संग्रह तथा परिपक्वता में सहायक
परिपक्वता में सहायक होता है। ठीक है, अधिवृक्क क्या ये नर जनन तंत्र का यह भाग शुक्राणुओं के अस्थायी संग्रह तथा परिपक्वता में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो हो गया 2, थर्ड नंबर का देखिए शुक्र वाहिनियाँ बेस डिफरेंस क्या है? शुक्र वाहिनियों का क्या कार्य है? यह एक नली नुमा संरचना होती है। शुक्र वाहिनी एक नली नुमा संरचना होती हैं जो शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, शुक्र वाहिनियों का काम क्या है? शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना। ठीक है, शुक्र वाहिनियों का यही कार्य है, केवल अधिवृषण से शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना। ठीक है, देखिए और शुक्र वाहिनियों के बारे में और इनका क्या क्या कार्य है। पुरुषों में जन्म नियंत्रण के लिए इस नली को काट कर इसे दोनों सिरों को आपस में बांध दिया जाता है। यह प्रक्रिया वैसोकेटोमीन ठीक है वैसेक्टोमी कहलाती है, फिर नर नसबंदी कहलाती है। पुरुषों में जन्म नियंत्रण के लिए इस नली को काटकर इसके दोनों सिरों को आपस में बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी या फिर नर नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शुक्राशय सेमिनल वेस्किलस ठीक है, सेमिनल वेस्किलस शुक्राशय क्या है? नर जनन तंत्र का यह भाग शुक्राणुओं के स्थायी संग्रहण का कार्य करता है। नर जनन तंत्र का यह भाग शुक्राणुओं के स्थायी संग्रहण का कार्य करता है, साथ शुक्राणुओं के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, शुक्राशय का यही कार्य। शुक्राशय क्या कार्य है? शुक्राणुओं के लिए पोषण प्रदान करना। ठीक है, नर जनन तंत्र का यह भाग शुक्राणुओं के स्थायी संग्रहण का कार्य करता है, साथ शुक्राणुओं के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटेस्टे ग्रंथि क्या है? नर जनन तंत्र का यह भाग एक द्रव का प्रोटेस्टे ग्रंथि क्या है? यह नर जनन तंत्र का यह भाग एक द्रव का श्रावण करता है जिससे कि शुक्राणुओं को एक विशिष्ट गंध मिलती है। नर जनन तंत्र का यह भाग एक द्रव का श्रावण करता है जिससे कि शुक्राणुओं को एक विशिष्ट गंध मिलती है। ठीक है, उसे प्रोटेस्टे ग्रंथि का यही कार्य है। ठीक है, कॉपर ग्रंथि क्या है? कॉपर ग्रंथि यह ग्रंथि प्रोटेस्टे ग्रंथि के नीचे स्थित होती है जो विशेष प्रकार के द्रव का श्रावण करती है। यह ग्रंथि प्रोटेस्टे ग्रंथि के नीचे स्थित होती है जो विशेष प्रकार के द्रव का श्रावण करती है। यह द्रव शुक्राणुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या है? कॉपर ग्रंथि। यह ग्रंथि प्रोटेस्टे ग्रंथि के नीचे स्थित है।
स्थित होती है, जो विशेष प्रकार के द्रव का श्रावण करती है। यह द्रव शुक्राणुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए पेनिस के बारे में नहीं, सेशन पेनिस के बारे में देखिए। यह नर जनन तंत्र का यह भाग लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है। साथ ही साथ शुक्राणुओं तक में मूत्र के विसर्जन में सहायक होता है। ठीक है, नर जनन तंत्र का यह भाग लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है, साथ ही साथ शुक्राणुओं तथा मूत्र के विसर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम।